दोस्तों 13 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। लगातार इसलिए मैं तैयारी कराते जा रहा हूँ, बिना रुके बिना थके पूरा प्रयास कर रहा हूँ और आपको इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ। ओके, इसलिए मैंने आपको पहले ही 2 अंक की वाली महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 अंक की वाली महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। इसके साथ ही वस्तुनिष्ठ भी हम क्या है कवर करते जा रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, पार्ट 1 रहने वाला है। ओके, इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे लॉन्ग टाइम में थोड़ा आपका फिक्स रहता है। जो बता रहा हूँ आपको क्या है अच्छे से उन्हें तैयार कर लीजिएगा। ओके, और कुछ और आपके रह जाएंगे तो मैं आपको सेकंड पार्ट में कवर करा दूंगा। तो इस वीडियो में जितने मैं आपको लॉन्ग टाइम बताऊं तैयार कर लीजिएगा। वैसे भी दोस्तों मैं आपको 4 नंबर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता चुका हूं एक ही वीडियो में। केवल मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, 12-13 क्वेश्चन लगभग बताए हैं एक वीडियो में। ओके, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो वो आपको तैयार कर लेना है। इस वीडियो में मैं आपको उनका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। सॉल्यूशन की आपको बोर्ड एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आपके आते हैं तो किस तरीके से उनका सॉल्यूशन लिखना है, तो वही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उनका सॉल्यूशन के साथ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो हमारा पार्ट 1 रहने वाला है 4 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न का। दोस्तों सबसे पहले आपको तैयार करना है विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब देखिए 20 में आया, 22 में आया, 25 में आ चुका है। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आया, 22 में आया, 25 में आ चुका है। तो अब आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में ये आएगा नहीं। तो भैया कौन सा आएगा? तो देखिए जो आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण एक दो स्थिति में, एक अच्छी स्थिति में होता है, एक निरक्षी स्थिति में होता है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अच्छी स्थिति में 2025 में आया, तो 2026 में हाई चांस है कि निरक्षी स्थिति में आए, क्योंकि निरक्षी स्थिति में 2022 में आया था, तो अब फिर उसके बाद नहीं आया, तो इसलिए हाई चांस है कि आपके 2026 में निरक्षी स्थिति पूछ ली जाए। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या अच्छी स्थिति में पढ़ना है, लेकिन कम फोकस करिएगा। अच्छी स्थिति को इग्नोर भी कर सकते हैं, बाद में एक बार आपको बस तो नॉर्मल पढ़ लीजिएगा। निरक्षी स्थिति में थोड़ा अच्छे से फोकस करिएगा और अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आना हाई चांस है। तो अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति दोनों आपको एकदम अच्छे तैयार करके रखना है। ये आपका दोस्तों अच्छी स्थिति वाला दिया हुआ है। तो पहले तो आपको यहाँ बता दें अच्छी स्थिति क्या है, ये डायग्राम रहने वाला। फिर यहाँ से आपका पूरा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, जिस हिसाब से जैसे आपको पेपर में करना चाहिए उसी हिसाब से लैंग्वेज दी है। पहले आपको बताना पड़ेगा कि द्विध्रुव हम ए बी मानते हैं, इस प्रकार से यहाँ ओके, यहाँ प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, उसके बीच जो अल्प दूरी है 2 है, इस प्रकार से आपको उसमें बताना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ देखिए बिंदु ए के पर स्थित प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश रहेगा, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम अलग निकालेंगे इस बार। ओके, पहले एक बिंदु ए की बात करें, उसमें जो प्लस क्यू आवेश उसके कारण बिंदु पी पर तीव्रता कितनी होगी, ये फॉर्मूला आपका दिया हुआ है। ओके, इसे आपको देख लेना है। और जब प्लस क्यू के कारण होगी, आप यहाँ देख सकते हैं आपका प्लस क्यू है, तो क्या आपका जो दिशा होगी क्या एपी की ओर दिशा होगी, तो आपका एपी आपका रहने वाला है यहाँ। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाई क्यू अपॉन एपी स्क्वायर। डायग्राम से जो बना है उससे एपी की हमने वैल्यू निकाली गई इस प्रकार से। ओके, ओपी माइनस ओ ए होगा डायग्राम से। ओके, ओपी बराबर आर है और ओ ए आपका ए है, इसी ये आपका बन जाता है इक्वेशन। ओके, वैल्यू रख देते उसकी। फिर इसी से बिंदु बी पर क्या है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता इसी बार से हमें निकालना है, वो बीपी का अनुदेश होगी। इस बार से आपको बीपी के पहले वैल्यू निकाल लेनी है, आपका रख देना है। फिर हम जानते हैं आपका E1 बड़ा रहेगा E2 से, परिणामी तीव्रता इस प्रकार से रहने वाली है, घटा देंगे तो ये आपका रहने वाला है। ओके, वैल्यू पुट कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो इस बार से हमारा आ जाएगा। ओके, यदि अब ए बहुत ही ज़्यादा क्या है छोटा है आर थे, तब ए स्क्वायर की अपेक्षा कर दिया गया, यानी ए स्क्वायर को छोड़ दिया जाएगा। ओके, ए को छोड़ दिया जाएगा, तो बाकी इस बार से आपका रहने वाला है। ओके, अब मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बाकी प्रॉपर पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट। जब मैं आपको बता रहा, जब मैंने एक लाइन अच्छे समझाई है, तो आपको क्या 12th फिजिक्स 25 के नाम से प्लेलिस्ट होगी अलग से, चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट दिए हुए, तो वहाँ से आपको जाकर देख लीजिएगा वीडियो। इसके आगे दोस्तों आपका ये रहने वाला कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं निरक्षी स्थिति। ओके, निरक्षी स्थिति वाला एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आया था, तो आपको एकदम रट के रखना है अच्छी स्थिति और निरक्षी दोनों का। ओके, कोई ना कोई इसमें से आ सकता है। 4 नंबर दोस्तों आपके पक्का हो जाएंगे। अब मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, निरक्षी स्थिति का डायग्राम इस प्रकार से रहने वाला है, मैं पूरा आपको दिखाते जा रहा हूँ। ओके, तो आपको ये पढ़ के आप समझ लेना है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो पूरा आपको क्या है अच्छे से समझ कर आपको क्या है पूरा तैयार करते जाना है। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है। ओके, पूरा समझना चाहते हैं तो आपका है चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट जो आपके क्लास 12th फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर आपका है वीडियो देखिएगा, पहले चैप्टर के देखिएगा। ये पहले चैप्टर क्वेश्चन है, तो पहले चैप्टर वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट टॉपिक तैयार करके रखना है 4 नंबर के लिए गॉस का प्रमेय, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, पहले समय तो ये ऐसा माना जाता कि भैया इसके बिना पेपर आएगा नहीं, ये क्वेश्चन तो आने आना है। हर स्टूडेंट होगा जिसने कुछ ना पढ़ा हो, लेकिन गॉस का प्रमेय पढ़ के ही जाता था, मतलब इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ओके, तो गॉस का प्रमेय आपको एकदम रट के रखना है। ये आपका पूरा प्रमेय होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/μ0 गुना होता है। ओके, ये आपका दिया है।
एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये आपका पूरा दिया है, तो आपके गॉस का प्रमेय हो जाता है। अब गॉस के प्रमेय को आपको सिद्ध कैसे करना है तो वो आपको यहाँ दिया हुआ है। जो लैंग्वेज मैंने लिखा यही आपको पेपर में सेम इसी बार से आपको लिखना है। ओके, यही पूरा आपका तरीका रहने वाला है। इसके आगे पूरा आपका ये दिया हुआ है, तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और ये हमारा क्या है, यहाँ से गॉस की प्रमेय आपकी आ जाती है। तो जिस तरीके से जैसा मैंने लिखा है यही आपको पेपर लिखने वाला है। और ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ लैंग्वेज नहीं लिखी है, बिल्कुल परफेक्ट आपको लिखना, जितना आपको पेपर में लिखना चाहिए उसी हिसाब से पूरा दिया हुआ है। ओके, तो समझ लीजिएगा आप जाकर। ओके, मैंने पहले ही आपको समझा दिया है चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट के टाइम। नेक्स्ट, गाउस के नियम के से कूलाम के नियम की है स्थापना का नियम। गाउस के नियम से हम कैसे कूलाम के नियम को आपको निकाल सकते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको क्या है, गॉस के नियम को लेकर चलना है और कूलाम का नियम आपको निकालना है। ये आपका दिया हुआ डायग्राम, ये आपकी लैंग्वेज रहने वाली है। तो 3 से 4 लाइन लैंग्वेज, तो लाइन की मैं आपको लैंग्वेज बतानी पड़ेगी, आपने क्या माना है। ओके ओके, फिर यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, कैसे आपको करना है पूरा आपको मैं बता रहा हूँ। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है। ओके, गॉस के प्रमेय का यूज करना है, तो हमने गॉस का प्रमेय यहाँ यूज किया और उसकी सहायता से हमने निकाल लिया कूलाम का नियम। वही आपका क्या है, कूलाम का नियम आ जाता है। क्लियर है। तो इस बार में क्या है, गॉस के नियम से कूलाम का नियम कैसे निकालेंगे इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ये आपको पढ़ के रखना है। श्रेणी क्रम यानी श्रेणी यानी एक लाइन से जोड़ देना, एक संधारित्र, ये दूसरे संधारित्र, तीसरे संधारित्र, तीनों को क्या है एक से इस बार से हमारा जोड़ दिया है, तो सीधे जोड़ा है वो आपका क्या है कहलाएगा, श्रेणी क्रम कहलाएगा। ओके, तो इसी बार से पहले हमने लिख दिया और ये सिंपल भी, आप एक बार तो एक दो बार पढ़ेंगे अच्छे समझेंगे तो आपसे बन जाएगा। हमने 3 संधारित्र लिए, C1 C2 C3, ये क्या है संधारित्र लिए गए, एक ही धारिता है। ओके, पहली वाली की धारिता C1, दूसरी वाली की C2 धारिता, तीसरी वाली की C3। ओके, जब हम पहले प्लेट में क्या है धन आवेश देते हैं, तो दूसरी वाली जो प्लेट है इसमें क्या है ऋण आवेश से स्टार्ट आ जाएगा। ओके, पर जब इसमें ऋण आवेश तो स्टार्ट आपका धन आवेश, तो धन आवेश क्या है दूसरे संधारित्र से जुड़ा हुआ, तो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ था धन आवेश तो ऋण आवेश, फिर यहाँ धन आवेश तो ऋण आवेश, यही सिस्टम आपका चलता रहेगा। तो वही यहाँ आपको पूरा चीज़ बताई जा रही है। अब हम क्या मान लेते हैं कि जिनका जो तीनों का विभवांतर है वो क्या है V1 V2 V3, तीनों का अलग विभवांतर हो जाता है। तो टोटल विभवांतर हम परिणामी विभवांतर पूछे तो क्या है V1 + V2 + V3 हो जाएगा। अब हम जानते हैं क्या, जानते हैं B बराबर क्या Q/C होता है, B बराबर क्या Q/C होती है। अब पहले वाले निकालेंगे तो V1 C1 लिखेंगे, दूसरे वाले की V2 C2। बस यहाँ आपको ये याद रखना है, श्रेणी क्रम के संयोजन में जो आवेश होता है वो क्या सब में समान होता है, तो Q आपका सब में सेम रहने वाला है। बस सिंपल है, आपको जो वैल्यू निकाली वो आपको समीकरण 1 में पुट कर देना है। ओके, तो हमारा इस बार से आ जाएगा। हम जानते हैं अगर हम क्या है, किंतु यदि संयोजन के परिणामी विभवांतर क्या B है तो धारिता क्या हो जाएगी V = Q/C। बस अब क्या है B स्थान पर Q/C रख देना, ये सॉल्व करेंगे, Q से Q कट जाएगा तो हमारा ही आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता व्युत्क्रम का धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के क्या योगफल के बराबर होता है, ये हमारा निष्कर्ष निकलता है। इसी बार से संधारित्र को समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम में क्या होता है, जो संधारित्र होते हैं ये आपके 2 हैं। ओके, इनको क्या क्रम से ऊपर नीचे, एक के ऊपर नीचे, उसके नीचे इस बार से जड़ाया जा रहा है। ओके, श्रेणी क्रम संयोजन सीधे सीधे और समांतर क्रम संयोजन ऊपर नीचे होता है। ओके, इनका हम क्या है C1 C2 C3 की क्या मानते हैं धारिता मान लेते हैं। अब ओके, ये साथ इनका जो आवेश होगा, अब इस कंडीशन में इसमें आपको पॉइंट में याद रखना है कि जो आपका विभवांतर होगा वो अब समान होगा। श्रेणी समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है और आपका जो आवेश होगा वो सब में अलग अलग होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होगा कि सब में आवेश आपका क्या होना चाहिए, एक सा होना चाहिए, और विभवांतर दोस्तों आपका क्या है अलग अलग होता है श्रेणी क्रम में। ओके, तो देख लेते हैं हम, और जो कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, आवेश अलग अलग होता है। ये पॉइंट आपका याद होगा तो दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी। जो चीज़ यहाँ चित्र बनाएंगे वो चीज़ यहाँ दर्शाई जा रही है इस प्रकार से। अब टोटल अगर मैं पूछूँ आवेश कितना है, परिणामी आवेश है, तो तीनों के क्या है आवेश जोड़ेगा Q1 + Q2 + Q3 हो जाएगा इस प्रकार से। ओके, फॉर्मूला भी हम अप्लाई करेंगे। अब Q की वैल्यू निकालिए, Q1 बराबर C1 B हो जाएगा, Q2 बराबर C2 B हो जाएगा, Q3 बराबर C3 और आपका B हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, ये आपको याद रखना, क्या मैं बता चुका हूँ कि समांतर क्रम संयोजन में जो विभवांतर होता है वो समान होता है। इन सब की जो वैल्यू निकाली वो समीकरण 1 में हम रख देते हैं, तो आपका इस प्रकार से आ जाएगा। ओके, अगर संयोजन की कुल धारिता C है तो Q = CB हो जाएगा, Q के CB लिख सकते हैं, आपका C से C, आपका यहाँ B से B कट जाएगा तो C = C1 + C2 + C3 आ जाएगा। तो यही आपका है समांतर संयोजन में तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के योग के बराबर होते हैं। क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है, एक लंबी परिनालिका के 100 एकत्व इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। एक लंबी परिनालिका का 100 एकत्व क्या होता है, 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको सीख के रखना है। अब मैं आपको ये कॉपी सब इसलिए पूरा बता रहा हूँ क्योंकि ये उसी तरीके से लिखा हुआ है जैसे आपको पेपर में लिखना चाहिए। तो गाइड की लैंग्वेज और गाइड का जो तरीका होता है बिल्कुल सब अलग होता है। ओके, आपको जानते होंगे ये अपना नोट्स का पूरा इस पर तरीका रहने वाला है। तो जिस तरीके से मैं लिखा इसी सब बोर्ड एग्जाम में लिखना है, फुल आप मार्क्स मिलेंगे और इसमें थोड़ा आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे हमें क्या है लंबी परिनालिका का 100 एकत्व निकाला है, तो माना कि एक परिनालिका की लंबाई हमने L मान ली है,
फेरों की संख्या n मान लेते हैं, कैपिटल N, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a मान लेते हो। ये आपका डायग्राम रहने वाला। अब प्रति एकांक लंबाई में हम फेरों की संख्या निकालते हैं तो n वाला क्या है, कैपिटल N/L हो जाएगा। बस इसी प्रकार से यदि परिनालिका में जो धारा प्रवाहित हो रही वो I है तो परिनालिका के अंदर उसका अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये आपका रहने वाला है। इस प्रकार से आपका पूरा सॉल्व किया गया है। तो ये आपको है पूरा तैयार कर लेना, या पूरा दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, तो ये हमारा आपका यहाँ आ जाता है लंबी परिनालिका के 100 परिपथ, तो तैयार हो जाता है। तो इसके साथ ही अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि परिनालिका के 100 परिपथों के किस कारकों पर निर्भर करता है, तो वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो किस पर निर्भर करेगा, जो इसके सूत्र में इसके हैं कौन कौन से, परिनालिका की क्रोड की चुंबकशीलता यानी आपका म्यू है, साथ ही आपका n है यानी फेरों की संख्या भी दी है। तो इन्हीं सब जो चीज़ें आपकी हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उस पर आपको निर्भर करता है, उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। ये भी आपको याद करके रखना है। ओके, ये क्वेश्चन आप ये तैयार कर लेते, इसको भी आपको तैयार करके रखना है। ये आपका दिया है, पढ़ लीजिएगा। ओके, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी और परिनालिका की लंबाई L पर भी क्लियर हो जाता है। कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, ओके, कम इंपॉर्टेंट है, बस एक बार आपको देख कर रखना है। अगर पूछा जाता है कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा को बताइए, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन पूरा, इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, पहले आपका जो प्रीवियस पेपर में आया है वो आपके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, कुंडली में संचित ऊर्जा का आपको मान निकालना था। फॉर्मूला दोस्तों आपको याद होगा तो आप आराम से वैल्यू पुट करेंगे, आपका आ जाएगा। ओके, बाकी एक बार देख लेना कैसे आपको ये कुंडली के संचित ऊर्जा निकालनी पड़ती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको तैयार करना है LCR परिपथ वाला। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन दोस्तों। 2022 में आया, 2024 में आया, फिर 2000 इसलिए आपका 26 में आ सकता है। ओके, 22 में आया, 24 में आया, तो 26 में आने के हाई चांस है। अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा LCR परिपथ वाला ये क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या है, परिणामी वोल्टा निकालने के लिए कहा जाता है, प्रतिबाधा, कलांतर और धारा का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो अच्छे से इसे आपको तैयार करना है। और इसके साथ ही आपका ट्रांसफर वाला क्वेश्चन है, तो वो भी आपकी आने के हाई चांस है। ट्रांसफर वाला भी क्वेश्चन में आगे बताने वाला हूं, तो उसे भी आपको तैयार करके रखना है। क्वेश्चन इस बार से आपका रहेगा, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक संधारित्र प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यानी LCR है। ओके, तो परिपथ का आरेख बनाइए, परिणामी वोल्टा, प्रतिबाधा, कलांतर, धारा का मान, ये सब आपको ज्ञात करना है। ये आपका डायग्राम था उसे। फिर इसके बाद आपका ये दिया हुआ पूरा इस पर से सॉल्व रहने वाला है। अब यहाँ से क्रम से टॉपिक वाइज टॉपिक चीजें निकाली जाती है। पहले यहाँ परिणामी वोल्टा कहा जाता है, परिणामी वोल्टा निकाला गया है, ये आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, फेजर आरेख कहा जाता है, तो ये आपका फेजर आरेख लाता है, तो आपको ये दिया हुआ है। ओके, ये हमारी क्या निकाली जाती है, परिणामी वोल्टा, क्लियर है। फिर परिपथ की प्रतिबाधा, तो ये परिपथ की प्रतिबाधा निकाली गई है। परिपथ वोल्टेज और धारा के मध्य कलांतर पूछा जाता है, तो कलांतर आपका इस प्रकार से रहने वाला है, कंप्लीट हो जाता है। तो अभी जैसे पहले ट्रांसफार्मर देख लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। ये ट्रांसफार्मर वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन MP बोर्ड एग्जाम 19 में आ चुका है, MP बोर्ड एग्जाम 23 में आया था। तो देख लेते हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्नांकित बिंदु के अंतर्गत कीजिए। नामांकित क्षेत्र, सिद्धांत और परिणाम अनुपात का सूत्र, ट्रांसफार्मर ऊर्जा क्षय के कारण। तो ये आपको 4 पॉइंट में आपको ट्रांसफार्मर के बारे में तुरंत तैयार करके रखना है। MP बोर्ड एग्जाम 23 में आया है, तो 25 में आपको आ सकता है, पढ़ के एकदम रखना है। ट्रांसफार्मर होता क्या है, तो एक ऐसी युक्ति है जो आपकी प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या बढ़ाया या घटाया जा सकता है, यह अन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट में हमेशा पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर आधारित है, तो अन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब ट्रांसफार्मर के 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, और दोनों का आपको डायग्राम तैयार करके रखना है। और सिंपल रहता है, दोनों एक ही से बिल्कुल लेते हैं। डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंस इसमें यही होता है आपका कि एक प्राथमिक कुंडली होती है, द्वितीय कुंडली होती है, तो फेरों की संख्या में डिफरेंस होता है। जो अगर हम अपचाई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो उसमें प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या ज्यादा होती है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। यही ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम, द्वितीय कुंडली में क्या है, फेरों की संख्या ज्यादा। तो ये अंतर होता है। बाकी देखिए डायग्राम बिल्कुल सेम ही रहने वाला है, तो ये भी आपको डायग्राम सीख के रखना है, क्योंकि पेपर में आपको क्या है, नामांकित चित्र बनाना पड़ेगा। तो यही आपको जैसे मैंने चित्र बनाया सेम आपको यही आपको बनाना है। इसके बाद दोस्तों ट्रांसफार्मर की कार्यविधि दी हुई है, लेकिन वैसे पेपर में आपकी कार्यविधि नहीं आती, तो एकदम रटने की आवश्यकता नहीं, बस समझने की दृष्टि से दिया हुआ है। हाँ, इसके आगे नेक्स्ट आपको सिद्धांत जरूर पढ़ के रखना है। ओके, परिणामानुपात का जो सूत्र निकलता है उसी के माध्यम से निकलेगा, तो फिर आपको ये सिद्धांत सीखना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा दिया हुआ है कैसे निकाला गया है। ओके, तो ये से आपको पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपका पूरा दिया हुआ है, परिणाम अनुपात का सूत्र आपको यहाँ निकाला गया है, और ये आपको याद भी रखना है। ऑब्जेक्ट में यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, जैसे आपका जो MP बोर्ड एग्जाम 22 में जो ऑब्जेक्ट नहीं न्यूमेरिकल होगी, MP बोर्ड एग्जाम 22 में जो न्यूमेरिकल आपका आया था अंक के प्रश्न, इसी से आपका आया था। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला बेस्ड आपको ये रहता है, यहाँ से अंक के प्रश्न बनने के चांस रहते हैं, तो ये आपको याद भी होना चाहिए। बाकी परिणाम अनुपात का सूत्र कैसे निकाल गया पूरा आपको मेथड वो सीख कर रखना है। ओके, बस यहाँ तक कर देंगे आपका काम हो जाएगा। बाकी इसके आगे आपका ये दिया हुआ है और इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। इसके साथ ही हमें क्या है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण बताने पड़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी एकदम आपको रखना है। 4 टॉपिक है, कौन कौन सा, पहले आपको ट्रांसफार्मर का क्या है, ट्रांसफार्मर का कोई डायग्राम, मतलब आपको डायग्राम बनना चाहिए।
इसके ओके, उसके साथ ही दोस्तों आपको उसका सिद्धांत पता हो चाहिए, यानी परमाणु का सूत्र है इसी में आपको सिद्धांत हो जाता है। साथ ही ऊर्जा क्षय के कारण ओके उन्हें कम करने के उपाय, ये क्वेश्चन आपका रहता है। तो ट्रांसफार्मर ऊर्जा क्षय आपके दोस्तों मेन आपको ये दिया होगा 4 प्रकार से यहाँ हो रहा है। ताम्र हानि होती है, लौह हानि होती है, सैतिल हानि होती है, चुंबकीय फ्लक्स क्षरण होता है। तो आपके दिए हैं ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण। ओके, और साथ ही इन्हें कम कैसे किया जा सकता है और वो ही आपको यहाँ बताना है। ओके, ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो इस पर दिया है ताम्र हानि किस प्रकार से होती है, लौह हानि जैसे रोड की भंवर धाराओं के कारण ऊष्मा के रूप में क्या ऊर्जा का ह्रास होता है, ये लौह हानि कहलाती है। अब उपाय क्या है, इस क्षय को कम करने के लिए क्रोड पतले बनाया जाए। बस इसी एक एक लाइन में आपको याद करना है। ऐसा नहीं कि आपको उसका क्षय कम कैसे किया जा सकता है तो उसके कई लाइन में करें, एक एक लाइन में सबका आंसर दिया हुआ है। जैसे आपका यह सैथिल हानि कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा के कारण क्रोड के बार बार क्या चुंबकित विचुंबित होने से उसके कारण जो क्रोड के बार बार क्या चुंबकित विचुंबित होगा, इससे क्या कुछ ना कुछ ऊर्जा नष्ट होगी, तो यही आपकी सैथिल हानि कहलाती है। अब इसे कैसे कम किया जा सकता है, उपाय बताइए। तो इस दोष को कम करने के लिए क्रोड को क्या नर्म लोहे के क्रोड उपयुक्त होने चाहिए। बस इतना आपका रहने वाला है। इसे चुंबकीय फ्लक्स के बारे दिया हुआ। अब चुंबकीय फ्लक्स को क्षण को कम करना है तो इसमें भी क्या नर्म लोहे के क्रोड प्रयोग किए जाने चाहिए। क्लियर है। बाकी एक और पॉइंट आपका ये दिया हुआ है। बाकी आपको मेन 3 से 4 पॉइंट आपको तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 4 नंबर वाले प्रश्न उत्तर कवर कर लिए हैं। ओके, अभी कुछ और क्वेश्चन रह जाते हैं तो पार्ट सेकंड में हम क्या है कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टाइम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारणों से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।